आईआईबीएफ का सर्टिफिकेट कोर्स ऑन एमएसएमई एमएसएमई का जो आपका न्यू स्कीम है वो बहुत बार पूछा जाता है। आप सिर्फ इस पेज को अगर स्टॉप करके पूरा पढ़ ले तो आपका फुल फॉर्म्स है वो याद कर ले तो भी आपका बहुत इनफ है। कुछ चीज़ जैसे बहुत इंपॉर्टेंट है सीजीटी एमएससी पीएमईजीपी, तो इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए। बाकी को आप यहाँ से बस स्टॉप करके देख लीजिए, उतने से ही आपका काम हो जाएगा। मेरा ये वीडियो बनाने का सिंपल सा यही है कि आप कम से कम क्या पढ़ के जो है एमएसएमई सर्टिफिकेट कोर्स में जो है इजीली पास कर सकते हैं। तो मेरा तो सिंपल कहना है, आप इस स्क्रीन को स्टॉप कीजिए, यहाँ से एब्रिविएशन याद कर लीजिए। कुछ कुछ चीज़ जो है वो मैं डीप में बहुत अच्छे से बता दूंगा सीजीटी एमएससी। हालांकि इसकी साइट नहीं चलती है पर फिर भी मैंने बहुत ट्राई करके जो है वो कुछ कुछ चीज़ जमा किया है। और मैं थोड़ा बहुत मैक्सिमम स्कीम के बारे में बता दूंगा, क्योंकि अगर आप कोई चीज़ को जानिएगा थोड़ा डीप में तो आपको आंसर करने में इजी रहता है, रिलेटेबल लगता है, तो आपको याद ज़्यादा होता है। तो मेरा बस यहाँ पे मकसद यही है कि आप कम से कम पढ़ के जो है इजीली पास कर जाइए। ये पूरा जो एमएसएमई का स्कीम है, अगर आप गूगल पे भी सर्च करेंगे तो 90-96 पेज का है। 90-96 पेज का होने के बाद भी जो है वो आपका टाइम बर्बाद करेगा, कुछ नहीं करेगा। तो यहाँ पे सिंपल सा आप जो है सो शॉर्टकट में स्कीम्स याद कर लीजिए, थोड़ा सा समझ लीजिए कि क्या चीज़ है, और जैसे जो इंपॉर्टेंट है सीजीटी एमएससी और मुद्रा पीएमईजीपी इसको थोड़ा अच्छे से जान जाइए। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सीजीटी एमएससी के बारे में। क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो नया बदलाव आया है कि अब आपका 10 करोड़ तक इसके अंदर कवरेज होता है। तो 10 करोड़ तक का जो कवरेज होता है उसमें एनुअल गारंटी फ़ी कितना लगेगा। तो यहाँ पे आपका एनुअल गारंटी फ़ी जो है वो 10 लाख तक 0.37 हो गया है। ये आपका रिवाइज स्टैंडर्ड रेट एनुअल गारंटी फ़ी का 10 लाख तक 0.37 है। 10 लाख से 50 लाख तक 0.55, 50 लाख से 1 करोड़ तक 0.60, 1 करोड़ से 2 करोड़ तक 0.85, 2 करोड़ से 5 करोड़ 1%, और आपका 5 से 8 करोड़ 1.1, और आपका 8 से 10 करोड़ 1.20। तो मैक्सिमम हो गया आपका 1.20 और मिनिमम हो गया 0.37 एनुअल गारंटी फ़ी। एनुअल गारंटी फ़ी जो है आपका पहले साल चार्ज होता है इस तरह से, ठीक है, स्टैंडर्ड रेट पे। और उसके बाद रिमेनिंग पीरियड पे जो है आउटस्टैंडिंग बैलेंस जो होता है, आउटस्टैंडिंग अमाउंट जो होता है, उस पे आपका रिमेनिंग टेन्योर पे लगता है आपका एनुअल गारंटी फी। जो सीजीटीएमएससी का कवरेज है उसको एक्सटेंड किया जा सकता है आरबीआई के द्वारा। 5% तक का एडिशनल जो है वो कवरेज को बढ़ाया जा सकता है बहुत सारे स्कीम में, बहुत सारे जगह पे। वो अब मैक्सिमम गारंटी कितना मिलता है आपका सीजीटीएमएससी के अंदर, तो यहाँ पे जो है माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए 5 लाख तक में आपका 85% तक का कवरेज मिल जाता है। अगर 5 से 50 लाख तक का है तो आपका 75%, और 50 लाख से 10 करोड़ तक में 75% का आपको गारंटी कवरेज मिलता है। अगर आपका एमएससी माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस जो है वो नॉर्थ ईस्ट रीजन में है, जम्मू कश्मीर में है, लद्दाख यूनियन टेरिटरीज में है, तो आपका 80% जो है अप टू 50 लाख, और 50 लाख से अब होने पर 75% तक का आपको गारंटी कवरेज मिलता है। वहीं आपका वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए, अग्निवीर्स के लिए 90% फिक्स होता है किसी भी अमाउंट पे। एसटी/एससी के लिए, फिजिकली हैंडीकैप के लिए, आपका जेडीडी सर्टिफिकेट के लिए, या फिर आपका ट्रांसजेंडर जो है उनके लिए 85% फिक्स किया हुआ है। वहीं आपका अगर कोई अदर बोरोअर है तो उनका 75% जो है वो फिक्स है। अब सीजीटीएमएससी का जो कवरेज है वो सारे जगह जो है वो 10 करोड़ नहीं होता है, 10 करोड़ सब जगह नहीं होता है। वो सिर्फ आपका पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, फॉरेन बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जो होता है उसमें होता है। अगर आपका स्मॉल फाइनेंस बैंक है, या रीजनल रूरल बैंक है, या फिर स्टेट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, या फिर आपका अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है, तो वहाँ पे 2 करोड़ तक का ही हो सकता है, उस ज़्यादा का नहीं हो सकता है। और अगर आपका माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है तो वहाँ मैक्सिमम 50 लाख तक का जो गारंटी कवरेज मिल सकता है। अब जो आपका 10 करोड़ तक का कैप है मैक्सिमम गारंटी कवरेज का, वो आउटस्टैंडिंग बैलेंस पे डिपेंड करता है आपका कि आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना है। उसके अंदर मैक्सिमम गारंटी कवरेज जो है वो 10 करोड़ तक का दिया जाता है। इसका कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, एक्सपोजर लिमिट का आउटस्टैंडिंग बेसिस पे कैलकुलेशन कैसे होता है। तो अगर मान लीजिए कि कोई आपका फुल्ली डिसबर्स्ड टर्म लोन है, तो आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट जो रहेगा उस पे आपका गारंटी कवरेज जो है वो कैलकुलेट किया जाता है कि आपका कितना कवरेज होगा। वहीं अगर पार्शियली डिसबर्स्ड टर्म लोन है तो उस केस में इंटायर सैंक्शन अमाउंट जो है उस पे आपको कंसिडर किया जाता है। अगर जो मेंबर लैंडिंग बैंक है या इंस्टीट्यूशन है वो कैंसिल करता है या विड्रॉ कर देता है उस पोर्शन को जो कि डिसबर्स नहीं किया गया है,
तो उसको सीजीटीएमएससी के पोर्टल पे अपडेट करना होगा और उसके बाद जो है वो अमाउंट घट जाएगा। फिर बाकी बचा जो अमाउंट है उस पे गारंटी कवरेज मिलता है। अगर वर्किंग कैपिटल का लिमिट दिया गया है तो टोटल सैंक्शन का जो लिमिट है वो आपका कंसिडर किया जाता है। सीजीटीएमएससी के केस में आपका मटेरियल डेट क्या होता है, ये एक डेट इंपॉर्टेंट था थोड़ा, तो मैंने आपको बता दिया कि जिस डेट को जो है एनुअल गारंटी फी ये आपको ट्रस्ट को पे किया जाता है, जिस डेट को पे किया जाता है मेंबर लैंडिंग इंस्टीट्यूशन के द्वारा, उस डेट को कहते हैं आपको मटेरियल डेट, जिस डेट को पे होता है। अब क्रेडिट फैसिलिटी जो है वो कब कब जो है आपका एलिजिबल नहीं होता है, किस केस में एलिजिबल नहीं होता है। तो आपका अगर कोई एडिशनल जो है कवरेज मिल रहा है आरबीआई द्वारा या फिर कोई और इंश्योरेंस जो है उसके अंडर कवरेज मिल रहा है, तो उस केस में आपका सीजीटीएमएससी का कवरेज नहीं होता है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है कोई एडिशनल कवरेज दे रही है किसी लोन पे, तो फिर वहां पे भी आपका सीजीटीएमएससी का कवरेज नहीं आता है। अगर आपका एनसीजीटीसी इसके अंदर कवरेज दिया गया है तो वो कवरेज अमाउंट पे जो है आपका सीजीटीएमएससी का कवरेज नहीं आता, लेकिन इन सारे केस में अगर कवरेज अमाउंट से ज़्यादा अमाउंट हो रहा है तो उस पर कवरेज आ जाता है। अगर कोई ऐसा लोन दे दिया गया है जो कि आपका लीगल नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर कोई भी लॉ के अंदर वो गलत है, तो फिर उसके ऊपर जो है सीजीटीएमएससी का गारंटी कवरेज नहीं होता है। अगर कोई मेंबर लैंडिंग इंस्टीट्यूशन जो है, बैंक जो है या फिर कोई इंस्टीट्यूशन जो है वो कोई पोर्शन पे नहीं करती है आपका सीजीटीएमएससी का, सीजीटीएमएससी जो ट्रस्ट है उसको, तो फिर वो उसका कवरेज खत्म हो जाता है, उसमें फिर कवरेज नहीं मिलता है आपको। अगर जो है आपका कोई क्रेडिट फैसिलिटी सैंक्शन किया गया है और वहाँ पे कोई एडिशनल जो है कोलेटरल है या फिर थर्ड पार्टी कोई गारंटी है, तो जितना अमाउंट तक कवरेज होता है या जितना अमाउंट तक कोलेटरल होता है उस अमाउंट पे आपका सीजीटीएमएससी नहीं होता। यहाँ पे हाइब्रिड मॉडल पे जो है वो कवरेज प्रोवाइड किया जाता है। ये भी मैक्सिमम 10 करोड़ तक का एक्सपोजर पे जो है कवरेज होता है। और अगर कोई ऐसा क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड कर दिया गया है जहाँ पे कोई प्राइमरी सिक्योरिटी नहीं लिया गया है, बिना किसी जो है एडिशनल अप्रूवल लिए हुए, तो वहाँ पे भी आपका सीजीटीएमएससी नहीं लगता है। अब एनुअल गारंटी फी कितना लगता है? फर्स्ट ईयर में जो है आपका स्टैंडर्ड लगता है और कितने दिन के अंदर दे देना है, तो भाई 30 डेज के अंदर दे देना है फ्रॉम द डेट ऑफ फर्स्ट डिसबर्सल। ठीक है, फर्स्ट डिसबर्सल से 30 दिन के अंदर जो है वो आपका एनुअल गारंटी फी दे देना है। ये आपका टर्म लोन के लिए बात हो रहा है, यहाँ पे वर्किंग कैपिटल लोन का बात नहीं हो रहा है। या फिर अगर कोई डिमांड आ रहा है, डिमांड एडवाइस आ रहा है, तो वो डिमांड एडवाइस आने के 30 दिन के अंदर जो है सीजीटीएमएससी का फर्स्ट टाइम का जो है फी पे कर देना होता है। वहीं बाकी सब ईयर में क्या होता है, तो आपका स्पेसिफिक रेट होता है। वहां पे आपका 2 ऑफ फेब से लेके और 30 ऑफ मार्च से पहले जो है वो गारंटी फी पे कर दिया जाता है। ये कैसे किया जाता है, तो ये प्रो राटा बेसिस पे किया जाता है। सीजीटीएमएससी गारंटी कवरेज को इन्वोक कैसे किया जाता है, तो इसमें सबसे पहले तो कवरेज के लिए जो है वो लोन को एनपीए होना होगा। एनपीए हो गई, उसके बाद बैंक को जो है वो रिकवरी एक्शन स्टार्ट करना होगा, लीगल एक्शन सही से पूरा लेना होगा। ये नहीं कि आपका सीजीटीएमएससी के अंदर कवरेज है तो आपको सीधा पैसा मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। आपको सबसे पहले तो आपका लीगल प्रोसीडिंग जो है वो दिखाना होगा, सरफेसी के अंदर कुछ आ रहा है तो वो दिखाना होगा, कोई अदर अगर आपका लीगल रिकवरी मैकेनिज्म है तो वो दिखाना होगा, लोक अदालत जो है या डीआरटी जो है ये सबका आपका पूरा करना होगा। फिर आपको लॉक इन पीरियड जो है वो वेट करना होगा। कोई भी लोन का अगर फर्स्ट डिसबर्सल से 18 महीने से पहले जो है वो लोन खराब हो जा रहा है तो आपको सीजीटीएमएससी में क्लेम करने के लिए 18 महीने तक वेट करना पड़ेगा और फिर लॉक इन पीरियड के बाद जो है आप क्लेम कर सकते हैं सीजीटीएमएससी पोर्टल पे। सीजीटीएमएससी पोर्टल पे क्लेम करने के बाद क्या होता है, तो इनिशियल पेमेंट हो जाता है 75% जो है वो आपका जितना कवरेज होता है उसको 75% पे कर दिया जाता है। और बाकी का जो 25% जो है वो पूरा का पूरा रिकवरी प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद बिल्कुल भी आपको पैसा नहीं मिल रहा है, डिक्लेयर हो गया कि अब पैसा नहीं आ सकता है, तब आपको बाकी बचा हुआ जो है वो 25% मिलता है। डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए होता है, तो आपको सैंक्शन लेटर चाहिए होता है, गारंटी अप्रूवल कन्फर्मेशन चाहिए होता है, एनपीए डिक्लेरेशन चाहिए होता है, रिकवरी में एक्शन क्या क्या लिया गया, इनिशियल प्रूफ चाहिए होता है, सरफेसी या लीगल नोटिस वगैरह जो दिया गया है वो चाहिए होता है, कॉपी ऑफ बोर्ड रेजोल्यूशन अगर एप्लीकेबल है तो वो चाहिए होता है, और सीए सर्टिफाइड स्टेटमेंट चाहिए होता है। टाइमलाइन क्या है, तो आपका जब भी एनपीए हुआ है तो विद इन 1 ईयर जो है आपको क्लेम कर देना। अगर आप 1 साल के बाद क्लेम कीजिएगा तो आपका क्लेम वैलिड नहीं होगा और पैसा आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपका सीजीटीएमएससी जो है किस किस केस में जो है वो एप्लीकेबल नहीं होता है, तो अगर विलफुल डिफॉल्टर हो गया, फ्रॉड हो गया तो नहीं एप्लीकेबल होगा। सीजीटीएमएससी का सही से रिन्यू नहीं किया गया तो एप्लीकेबल नहीं होगा। एनुअल फी सही से पे नहीं किया गया तो नहीं आपका एप्लीकेबल होगा।
लीगल एक्शन जो है वो सही से नहीं लिया गया है, तो भी आपको सीटीएमएससी का कवरेज नहीं मिलेगा। रिक्वायर्ड टाइम फ्रेम में जो है क्लेम नहीं किया गया है, तो भी आप फेल कर जाइएगा। 1 साल के बाद अगर आप क्लेम लॉन्च करते हैं, तो आपको कोई कवरेज नहीं मिलेगा। एक्सीड अमाउंट जो है एलिजिबल अमाउंट से एक्सीड कर रहा है, तो उस पे भी आपको कवरेज नहीं मिलता है। जो आपका विद इन लिमिट होता है, उसी पे कवरेज मिलता है। सही से जो है एनपीए क्लासिफाई नहीं किया गया आरबीआई नॉर्म्स के अंदर, तो भी आपको उस पे गारंटी कवरेज नहीं मिलेगा। लेंडर जो है कोई ड्यू डिलिजेंस में नेग्लिजेंस किया है, कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन नहीं किया है, डिसबर्समेंट जो है वो गारंटी अप्रूवल के पहले हो गया है, तो भी आपको सीटीएमएससी का क्लेम नहीं मिलता है। नॉन एमएसएमई यूनिट को अगर सीटीएमएससी के अंदर आपको अगर लोन दे दिया गया है, तो भी आपको गारंटी कवरेज इसके अंदर नहीं मिलेगा। कहीं और से अगर गारंटी कोई कवरेज है, तो फिर आपको डबल गारंटी परमिट नहीं किया जाएगा। हाँ, एडिशनल अमाउंट जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, और अगर इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट आप प्रोवाइड कीजिएगा, तो भी आपको कोई भी गारंटी कवरेज नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे जानते हैं कि आउटस्टैंडिंग के लिए जो है, आउटस्टैंडिंग क्या बोलते हैं, किसको बोलते हैं, जिसपे कि आपका प्रो डाटा बेसिस पे जो है सीटी गारंटी कवरेज का फी पेमेंट होता है। 31 दिसंबर से पहले जो आपका प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग कर रहा होता है, उसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग। और उसी पे जो है आपका फैब में सेकेंड वीक से लेके मार्च 30 के बीच में इसका गारंटी कवरेज फी पे करना होता है। अगर कोई आउटस्टैंडिंग नहीं होता है, तो केस क्लोज हो जाता है, जीरो फी लगता है। अगर हाइब्रिड है, तो हाइब्रिड मॉडल में जो आपका कोलेट्रल है, जो अदर सिक्योरिटी है, वो घटा के जो आउटस्टैंडिंग बच रहा है, उस पे आपको गारंटी कवरेज मिलता है। अब डाटा कलेक्शन का फ्रीक्वेंसी क्या होता है आपका सीटीएमएससी के पोर्टल पे, तो जो है मेंबर लैंडिंग इंस्टीट्यूशन जो है उसको अपना डाटा ईयरली बेसिस पे 15 जनवरी से पहले कर देना है अपलोड। ठीक है, 15 जनवरी से पहले डाटा अपलोड करना है सीजीटीएमएससी पोर्टल पे। अगर मान लीजिए कि कोई मॉडिफिकेशन का जरूरत है, मॉडिफिकेशन की जरूरत है, तो क्या आप कर सकते हैं? तो भाई वर्किंग कैपिटल के केस में जो है एडिशनल फी पे करके जो है आप वो करेक्शन कर सकते हैं, लेकिन टर्म लोन में ये अलाउड नहीं होता है। 15 जनवरी के से पहले आप जो भी डाटा डाल दिए वो उसके बाद अलाउड नहीं होता है। वर्किंग कैपिटल में अलाउड होता है, लेकिन उसके लिए भी एडिशनल फी देना होता है। अब यहाँ पे सिंपल सा एक एग्जांपल दिया हुआ है कि सीजीटीएमएससी का जो है फी कैसे चार्ज होगा। तो मान लीजिए कि एक टर्म लोन है जो कि 2 करोड़ का सैंक्शन किया गया है, उस पर कोलेटरल 1 करोड़ है, तो मैक्सिमम गारंटी कवरेज जो होगा वो होगा आपका सैंक्शन अमाउंट माइनस आपका कोलेटरल वैल्यू। तो ये हो गया आपको 1 करोड़। अब 1 करोड़ में मान लीजिए कि आपका 31 दिसंबर को जो है वो 1.8 करोड़ आउटस्टैंड कर रहा था, तो अब इसमें क्या होगा कि आउटस्टैंडिंग अमाउंट से हम कोलेटरल को घटा देंगे, और आपका कोलेटरल जो घटने के बाद अमाउंट आया उस पर आपका फीस चार्ज होगा। अब सेकंड केस लेते हैं कि वर्किंग कैपिटल है 1.8 करोड़ का। ठीक है, यहाँ पे भी आपका कोलेटरल 1 करोड़ है, तो मैक्सिमम जो गारंटी कवरेज होगा वो होगा आपका सैंक्शन लिमिट माइनस कोलेटरल, तो 0.8 करोड़। अब मान लीजिए कि आउटस्टैंड कर रहा है आपका 1.9 करोड़, तो 1.9 करोड़ जो आउटस्टैंड कर रहा है उससे आप कोलेटरल घटाइएगा तो आपका आएगा 0.9 करोड़, लेकिन मैक्सिमम गारंटी कवरेज जो है वो 0.8 करोड़ ही हो सकता है, इसलिए 0.8 करोड़ पे भी आपको फी पे करना होगा। अगर कोई टर्म लोन है 2 करोड़ का, उसमें जो कोलेटरल दिया हुआ है, उस पे जो कोलेटरल दिया हुआ है वो 1 करोड़ है, तो मैक्सिमम गारंटी कवरेज जो है वो 1 करोड़ होगा, लेकिन आउटस्टैंडिंग जो है वो आपको 31 दिसंबर को 1 करोड़ ही है, तो आउटस्टैंडिंग में से कोलेटरल घटाएंगे तो जीरो हो जाएगा, केस क्लोज, यहाँ पे कुछ नहीं देना होगा। कोई टर्म लोन है 13 करोड़ का, वहाँ पे कोलेटरल जो है 1 करोड़ का है, तो मैक्सिमम गारंटी कवरेज जो है वो 12 करोड़ नहीं होगा, 10 करोड़ ही होगा। ठीक है, और मान लीजिए कि आपका 31 दिसंबर को जो 12 करोड़ का आउटस्टैंड कर रहा है, तो 12 करोड़ पे कैलकुलेट नहीं करेंगे। यहाँ पे जो है सबसे पहले तो 12 करोड़ में से जो 2 करोड़ एक्स्ट्रा यहाँ पे है उसको घटा देंगे, और फिर 1 करोड़ जो आपका कोलेटरल है उसको भी घटा देंगे, तो 12 करोड़ माइनस 3 करोड़, 1 करोड़ कोलेटरल का और 2 करोड़ एक्स्ट्रा जो है वो, तो 9 करोड़ पे ही जो है आपको गारंटी कवरेज मिलेगा। अगर कोई टर्म लोन 12 करोड़ का है, उस पे आपका 1 करोड़ आउटस्टैंड कर रहा है, तो आपको मैक्सिमम कवरेज जो है वो 10 करोड़ का मिलेगा। और मान लीजिए कि यहाँ पे आपका 2 करोड़ जो है आउटस्टैंड कर रहा है, 2 करोड़ अगर आपका आउटस्टैंड कर रहा है, तो फिर आप 2 करोड़ में से सबसे पहले घटाइए कोलेटरल, और कोलेटरल में से गैप घटाना है 2, तो -1 करोड़ नहीं हो जाएगा भाई, जीरो होगा, जीरो से कम नहीं हो सकता, तो यहाँ पे भी नील केस हो जाएगा आपका, जीरो केस क्लोज। अब सीजीटीएमएससी जो है बहुत सारा स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिल के जो है
वो अपना गारंटी कवरेज का बहुत सारा प्रोग्राम लेके आया है। मिज़ोरम, गुजरात, ओडिशा, वेस्ट बंगाल, बिहार, असम सबके साथ जो है इनका, मणिपुर वगैरह सबके साथ जो है वो बहुत सारा अलग-अलग स्कीम है। यहाँ पे मैंने सिर्फ बता दिया, अगर आपको याद करने का मन है तो आप याद कर लीजिए। ये सारा स्कीम जो है, सारा सीजीटीएमएससी अपना गवर्नमेंट के साथ टाई अप करके, स्टेट गवर्नमेंट के साथ टाई अप करके ये सारा स्कीम लाई है। मोर और लेस सारा स्कीम सेम है। थोड़ा बहुत अंतर है, थोड़ा बहुत प्रिविलेज जो 5 पैसे का प्रिविलेज है वो आपको मिल जाता है, बाकी सब यहाँ पे सेम है। प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, यहाँ पे एकदम सिंपल है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होना चाहिए, इसी के लिए लोन मिलेगा। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं होगा तो आपका लोन नहीं मिलेगा। लोन कितना हो सकता है, तो आपका 50 लाख रुपया तक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए, और 20 लाख तक जो है, 20 लाख तक का आपका सर्विस सेक्टर के लिए होगा। और सब्सिडी का रेंज कितना है, तो 15 से 35% जो है वो सब्सिडी का रेंज है। 18 साल से ज़्यादा का आदमी होना चाहिए। 8th पास होना चाहिए कब, जबकि आपका मैन्युफैक्चरिंग का प्रोजेक्ट है और वो भी 10 लाख से ज़्यादा का, या फिर जो है आपका सर्विस सेक्टर का कोई प्रोजेक्ट है और वो 5 लाख से ज़्यादा का है। यहाँ पे आपको एसएचजी और ये सब को भी लोन इजीली मिल जाता है। अगर कोई ऐसा एग्जिस्टिंग यूनिट है जो कि कोई और गवर्नमेंट सब्सिडी कहीं से ले रहा है, तो उसको पीएमएजीपी के अंदर लोन नहीं मिलता है। तो यहाँ पे पूरा चार्ट दिया हुआ है। ये चार्ट जो है आपका जनरल कैटेगरी का 10% का कंट्रीब्यूशन होता है, और सब्सिडी जो है 15% अर्बन में, और आपका रूरल में जो है 25%। वहीं एसटी, एससी, ओबीसी, वुमेन, माइनॉरिटीज, फिजिकली हैंडीकैप और एनईआर के लिए जो है कंट्रीब्यूशन 5%। सब्सिडी जो है यहाँ पे 25% अर्बन में और 35% जो है रूरल में मिलता है। थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि आपको ट्रेनिंग कितने दिन का करने का जरूरत है। तो अगर आपका प्रोजेक्ट जो है वो 5 लाख से ज़्यादा का है, तो आपको 5 दिन का एटलीस्ट ट्रेनिंग होना चाहिए एज पर आपका पीएमईजीपी जनरल गाइडलाइन। अगर प्रोजेक्ट जो है वो 5 लाख से ज़्यादा का है, तो आपका जो है ट्रेनिंग वो एटलीस्ट 10 दिन का होना चाहिए। और 2 लाख तक के लोन में किसी भी तरह का ट्रेनिंग का कोई भी ज़रूरत नहीं होता है, किसी भी तरह का ट्रेनिंग का कोई भी ज़रूरत नहीं होता है। एमएसएमई का सारा जो भी स्कीम है उसमें उद्यम रजिस्ट्रेशन अब मस्ट है, तो इसको अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं है, इसको इन जनरल याद करना आपको ज़रूरत है। एक और चीज़ ध्यान रखिएगा कि पीएमईजीपी में जो सब्सिडी मिलता है वो एटलीस्ट 3 साल तक बैंक के पास जो है वो आपका लॉक्ड रहता है। उसको कस्टमर के अकाउंट में 3 साल तक नहीं देना है, और कस्टमर जो है सक्सेसफुली अपना अकाउंट को 3 साल तक सही से चला लेगा, तभी जो वो सब्सिडी का अमाउंट है वो दिया जाएगा। अगर किसी भी हालत में जो कस्टमर 3 साल से पहले अपना अकाउंट क्लोज करता है, तो सब्सिडी का पैसा जो है वापस लौटा देना है। कस्टमर को किसी भी हालत में 3 साल से पहले ये सब्सिडी का पैसा नहीं देना है। अब पीएमईजीपी में जो है सेकेंड लोन भी मिल जाता है। सेकेंड लोन मिल जाता है पीएमईजीपी, आरईजीपी और मुद्रा के केस में। कितना मिलता है, तो भाई 1 करोड़ तक मिल जाता है। कंट्रीब्यूशन का क्या है, तो 10% तक कंट्रीब्यूशन है, और स्पेशल कैटेगरीज के लिए 5% का जो है आपका वो सेल्फ कंट्रीब्यूशन है। वहीं सब्सिडी यहाँ पे 15% है, और हिली एरियाज में 20% तक का सब्सिडी है। यहाँ पे जो आपका मैक्सिमम प्रोजेक्ट कॉस्ट होगा वो 1 करोड़ तक का होगा अपग्रेडेशन के लिए। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आपका 1 करोड़ तक के लिए होगा, और 25 लाख रुपए तक का होगा आपका सर्विस एंड ट्रेड सेक्टर में। सेकेंड लोन जो है मैक्सिमम 1 करोड़ मिलेगा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अपग्रेडेशन के लिए, और 25 लाख तक का आपका सर्विस सेक्टर में या फिर ट्रेडिंग सेक्टर में मिलेगा आपको, एक्सटेंशन के लिए, एक्सपेंशन के लिए, डाइवर्सिफिकेशन के लिए। और जो एग्जिस्टिंग यूनिट 1 साल तक एटलीस्ट रेगुलर चला होना चाहिए, उसके बाद ही आपको सेकेंड लोन मिलता है। एटलीस्ट 1 साल तक उनको चला लेना है। और अगर वो कहीं से सिमिलर टाइप का अगर सब्सिडी लिए रहते हैं तो फिर ये नहीं मिलता है, तो कहीं से और भी सिमिलर टाइप का कोई भी सब्सिडी नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे आपका आता है माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये एकदम सिंपल है कि क्लस्टर के डेवलपमेंट के लिए दिया जाएगा, क्लस्टर में कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाने के लिए, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, उनको मार्केट एक्सेस देने के लिए दिया जाएगा। यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है, सिंपल चीज सब है। क्लस्टर का डेवलपमेंट होगा, जैसे भी हो उनको सिखाया जाए, पढ़ाया जाए, उनको टेक्नोलॉजी दिया जाए। यहाँ पे 2 तरह का बात होता है कि सॉफ्ट इंटरवेंशन और आपका हार्ड इंटरवेंशन। सॉफ्ट इंटरवेंशन में उनको गवर्नमेंट असिस्टेंस जो है वो प्रोवाइड किया जाता है, किस चीज के लिए, तो उसका ट्रेनिंग के लिए, ट्रेनिंग अवेयरनेस के लिए, मार्केट एक्सपोजर के लिए, ये सब के लिए सॉफ्ट स्किल के अंदर आता है। क्लस्टर का कंट्रीब्यूशन यहाँ पे 10% रहता है। एलिजिबिलिटी क्या है, तो एटलीस्ट जो है 20 माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेस होना चाहिए क्लस्टर के अंदर, और क्लस्टर जो है वो एक स्पेशल पर्पस व्हीकल जो है वो अपना बनाएगी, ये एकदम जरूरी है। कैसे होता है, तो भाई स्टेट गवर्नमेंट जो है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और एनजीओ के द्वारा जो है इसको सही से इम्प्लीमेंट करती है। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी क्या है, तो आपका डीसी एमएसएमई है, जो कि आपका मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई के अंदर आता है। अब बेनिफिट क्या होगा, तो भाई वही होगा, क्लस्टर का सही से डेवलपमेंट हो, क्लस्टर के अंदर जो भी आर्टिसियन है उनका सही से विकास हो जाए। गवर्नमेंट का असिस्टेंट जो है वो आपको मिल जाता है
इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए 60% तक का आपको गवर्नमेंट का जो है वो असिस्टेंस मिल जाता है, अगर प्रोजेक्ट जो है वो मैक्सिमम 6 करोड़ तक का। और वहीं पे आपका 80% तक मिल जाता है स्पेशल एरिया में, मैक्सिमम 8 करोड़ तक का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट असिस्टेंस मिल जाता है क्लस्टर डेवलपमेंट में। हार्ड इंटरवेंशन क्या होता है इसमें? तो हार्ड इंटरवेंशन यही होता है कि आपका टेस्टिंग, ट्रेनिंग, टूल रूम्स, सॉ मटेरियल्स के लिए जो डिपॉजिट है इसके लिए हार्ड इंटरवेंशन होता है। इसमें क्या होता है? तो भाई टिपिकली 15 करोड़ तक का जो होता है ये आपका प्रोजेक्ट कॉस्ट होता है। और गवर्नमेंट ग्रांट कितना दिया जाता है? तो भाई 70% तक दिया जाता है, इसमें कि मैक्सिमम 10 करोड़ हो सकता है जनरल एरियाज में, और 90% तक दिया जाता है स्पेशल एरिया में, जैसे आपका नॉर्थ ईस्ट रीजन में या हिली एरिया में। वही है कि यहाँ पे आपका स्पेशल पर्पस व्हीकल जो है उसका कंट्रीब्यूशन 10% तक रहता है। ये था आपका MSECDP, माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब यहाँ पे देखते हैं स्फूर्ति। स्फूर्ति का बहुत बार जो है वो सीधा सीधा फुल फॉर्म पूछ लिया गया है। तो यहाँ पे है स्कीम ऑफ फंड फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज। भाई ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे सीधा सीधा बात किया गया है। जो जो छोटे छोटा ट्रेडिशनल काम चल रहा था उसको कैसे बड़ा किया जाए, उसको कैसे मार्केट प्रोवाइड किया जाए, उसको कैसे हेल्प किया जाए, उसको कैसे क्लस्टर में ला के जो है एक बड़ा सा इम्पैक्ट लाया जाए। तो यहाँ पे सीधा बात है कि मार्केट में जो है आपका डिजाइन के लिए इम्प्रूवमेंट के लिए, टेक्नोलॉजी इम्प्रूवमेंट के लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का बात होगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा, एम्प्लॉयमेंट होगा और इनकम जनरेशन होगा। किसका? तो भाई जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज में लगे हुए हैं उनका। यहाँ पे ना क्लस्टर फॉर्मेशन होगा। क्लस्टर फॉर्मेशन कैसा होगा? तो एक रेगुलर क्लस्टर बनेगा जो कि आपका एटलीस्ट 500 जो है आर्टिसियन इसमें हो, ठीक है, और इसमें प्रोजेक्ट कॉस्ट जो है 5 करोड़ तक जाता है। और अगर कोई मेजर क्लस्टर बन रहा है तो उसमें 500 से ज़्यादा आर्टिसन होना चाहिए, और यहाँ पे प्रोजेक्ट कॉस्ट जो है 8 करोड़ तक आपका जा सकता है। यहाँ पे आपका एग्जांपल दिया हुआ है कि खादी का है, क्वायर का है, हैंडलूम का है, बम्बो इंडस्ट्रीज का है, लेदर का है, ट्राइबल क्राफ्ट्स का है, एग्रो वेस्ट, रूरल प्रोडक्ट्स का है। और इसका नोडल एजेंसी क्या है? तो भाई नोडल एजेंसी जो है आपका केवीआईसी है, क्वायर बोर्ड है, TRIFED है। इम्प्लीमेंट कैसे होता है? तो भाई मोस्टली एनजीओ को ये काम दिया जाता है, SHG ग्रुप को दिया जाता है, स्पेशल पर्पस व्हीकल जो होता है उसको दिया जाता है, ऑपरेटिव्स को दिया जाता है। और ये क्या करती है? तो भाई ये टेक्निकल चीज जो है वो बताती है, मैनेजरियल चीज बताती है, डिजाइन में सपोर्ट कर देती है। गवर्नमेंट ग्रांट जो है यहाँ पे 100% तक के लिए दिया जा सकता है, और इम्प्लीमेंट जो है 3 साल के अंदर इसको पूरा कर देना होता है। यहाँ पे स्पेशल पर्पस व्हीकल से जो है कोई कंट्रीब्यूशन लेने का कोई खास जरूरत होता नहीं है। गवर्नमेंट का सपोर्ट जो है यहाँ पे आपका 2.5 करोड़ तक रहता है, अगर जो है आपका रेगुलर क्लस्टर है, मतलब 500 तक जहाँ पार्टीशन है वहाँ पे। और गवर्नमेंट सपोर्ट जो है 5 करोड़ तक का हो सकता है, जहाँ पे कि 500 से ज़्यादा आर्टिसियन है, मतलब मेजर क्लस्टर है वहाँ पे। और ये सिंपल चीज़ है आपका रॉ मटेरियल सपोर्ट के लिए, सॉफ्ट इंटरवेंशन के लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए, एक्सपोजर के लिए, एकदम जनरल बातें हैं, जिसको जनरल चीज़ें जिससे कि ट्रेडिशनल इंडस्ट्री में डेवलपमेंट हो। अब यहाँ पे देखते हैं आपका एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसको बोलते हैं ESDP। तो यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप स्किल डेवलपमेंट किसका कराना है भाई? तो यूथ का करवाना है, वुमेन का करवाना है, ST SC का करवाना है, डिफरेंटली एबल्ड पर्सन जो है उनका कराना है, और अदर वीकर सेक्शन जो है उनका कराना है। तो उनको आपको एंटरप्रेन्योर बनाना है, वुमेन को, ST SC को, डिफरेंटली एबल्ड पर्सन को, अदर वीकर सेक्शन में जो है उनको। और ये क्या करती है? तो भाई आपका मैनेजरियल स्किल देती है, टेक्निकल स्किल देती है, वोकेशनल ट्रेनिंग देती है, बोलना चलना ये सब सिखाती है आपको, जिससे कि वो सही से जो है अपना MSME का जो यूनिट है उसको सही से रन कर पाए। इसका मेन मकसद है कि अपना जो है सेल्फ डेवलपमेंट करवाती है। यहाँ पर बहुत तरह का ट्रेनिंग दिया जाता है, 1 से 2 दिन का ट्रेनिंग से लेके 1 से 2 वीक तक का ट्रेनिंग हो सकता है। और ये किसके अंदर आता है भाई? तो ये भी आपका आता है DC MSME के अंदर ही आता है। कैसे करता है? तो NGOs के थ्रू करते हैं, इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के थ्रू करते हैं, अकेडमिक इंस्टीट्यूशन जो है उसके थ्रू ये करते हैं। स्पेशल फोकस जो है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम करते हैं हम लोग ST SC माइनॉरिटीज, डिफरेंटली एबल्ड पर्सन, वुमेन और नॉर्थ ईस्ट रीजन में जो है उनके बेटरमेंट के लिए। यहाँ पे कोई फीस वगैरह जो है नहीं लिया जाता है, सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। अब यहाँ पे देखते हैं आपका असिस्टेंस टू ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन, ये क्या है, इसका काम क्या है भाई? तो सीधा है असिस्टेंट देना है ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन के द्वारा। यहाँ पे जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है कि यहाँ पे आपका गवर्नमेंट ग्रांट मिल जाता है 1.5 करोड़ का, 150 लाख का, 150 लाख का जो है वो आपका गवर्नमेंट ग्रांट मिल जाता है।
की एरिया क्या है, तो आपका एंटरप्रेन्योरशिप का डेवलपमेंट हो, स्किल डेवलपमेंट हो, क्लस्टर डेवलपमेंट हो, बिजनेस जो है वो बढ़े और डिजिटल स्किल जो है वो बढ़े। अब यहाँ पे देखते हैं आपका क्वायर विकास योजना क्या है। क्वायर एक विकास योजना क्या है, ये एक अम्ब्रेला स्कीम है। क्वायर का जो भी डेवलपमेंट का प्रोग्राम है वो सब इसके अंदर ही आता है, क्वायर विकास योजना के अंदर ही आता है। तो क्वायर विकास योजना के अंदर क्या क्या आता है, महिला क्वायर योजना, इस तरह का बहुत सारा क्वायर योजना जो है इसके अंदर आता है। इम्प्लीमेंट इसको कौन करता है, तो इसको इम्प्लीमेंट करता है आपको क्वायर बोर्ड। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे है क्वायर बोर्ड का, तो कोच्चि में इसका हेडक्वार्टर है। ये आता है आपका मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई के अंदर। ऑब्जेक्टिव क्या था भाई, तो इसका ऑब्जेक्टिव था आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन क्वायर इंडस्ट्रीज, इनहांस प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी, ये सब आपका क्वायर में सब, क्वायर का जो भी चीज़ है उसका प्रोडक्ट का क्वालिटी बहुत सही से इनहांस कर देना। क्वायर से रूरल एरिया में जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कर देना, उसका टेक्नोलॉजी का विकास कर देना, उसका मार्केट लिंकेज कर देना, ये सारा इस स्कीम के अंदर आता है। एक स्कीम है आपका रैम्प। रैम्प क्या है, तो राइजिंग एंड एक्सलेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस। यहाँ पे ना वर्ल्ड बैंक का सपोर्ट है, इसलिए इसको इंक्लूड करना जरूरी था कि इसमें वर्ल्ड बैंक जो है वो सपोर्ट कर रही है। एमएसएमई जो मिनिस्ट्री है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, वो इसका जो है वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर 2022 में ये आया था आपका रैम्प, राइजिंग एंड एक्सलेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस। ये आपका सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जो कि आपका स्ट्रेंथनिंग करता है एमएसएमई इकोसिस्टम को। ये रैंप दूसरा से कैसे अलग है, तो ये जो है इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए काम करता है, उसको फाइनेंशियल सपोर्ट देता है। परफॉर्मेंस लिंक डिसबर्समेंट होता है इसके अंदर, स्टेट्स को ना उनके परफॉर्मेंस के आधार पे पैसा दिया जाता है। डाटा ड्रिवन रिफॉर्म होता है इसमें, जो आपका प्रमोट किया जाता है इसमें वो डाटा ड्रिवन रिफॉर्म्स होता है। और इसमें क्रॉस मिनिस्ट्री कोलैबोरेशन भी होता है। ये जो है ना आपका आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया इनिशिएटिव्स को प्रमोट करता है। सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड, ये क्या है, तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो खुद पे रियलाय होने के लिए, मतलब हमारा एमएसएमई इतना स्ट्रांग हो जाए कि हम आत्मनिर्भर हो जाएं, आत्मनिर्भर भारत योजना में पूरा का पूरा योगदान करें और हम खुद से ही जो है अपना एमएसएमई को एम्पावर करके सारा का सारा जनरेशन जो है इंडिया में ही कर लें। इक्विटी कैपिटल दिया जाता है ग्रोथ के लिए, स्केलअप के लिए और सेल्फ रिलायंस के लिए। और यहाँ पे मॉडल कौन सा यूज किया गया है, तो आपका मॉडल यूज किया गया है मोबिलाइजिंग कैपिटल थ्रू अ फंड ऑफ फंड। फंड ऑफ फंड क्या होता है कि एक जगह से लोन देके आपका एमएसएमई यूनिट को देना। इनका मेन काम है कि एक जगह से लोन उठाना है और उसको डायरेक्ट जो है एमएसएमई को दे देना है। फंड साइज यहाँ पे कितना हो सकता है, तो 50,000 करोड़ तक का फंड साइज है। एंकर फंड यहाँ पे कितना दिया गया है, तो 10,000 करोड़ दिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। टारगेट कौन है इसका, टारगेट है आपका एमएसएमई यूनिट जिसमें कि बहुत ज्यादा पोटेंशियल हो ग्रो करने का, इनोवेशन करने का, स्किल अप करने का। एमएसएमई यूनिट जो आपका इक्विटी इन्फ्यूजन चाहती है एक्सपेंशन के लिए, मॉडर्नाइजेशन के लिए, न्यू मार्केट के लिए। और यहाँ प्रायोरिटी से क्या है, प्रायोरिटी है आपका मेक इन इंडिया हो, डिजिटल इंडिया हो और ग्रीन इकोनॉमी की तरफ बढ़ा जाए। अब नेक्स्ट है आपका एमएसएमई चैंपियन स्कीम। ZED, जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट वाला जो आपका है वो प्रोग्राम पे चलता है। यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है एमएसएमई का। एमएसएमई में इनोवेशन करना है, कैसे करना है भाई, तो वो सारा चीज़ है। और एमएसएमई को कैसे कॉम्पिटिटिव बनाना है वो है। डिजिटल एमएसएमई का कैसे आपका ग्रोथ करना है वो है। तो पहले देख लेते हैं आपका एमएसएमई सस्टेनेबल ZED सर्टिफिकेशन। ZED सर्टिफिकेशन क्या है, तो आपका एमएसएमई जो मिनिस्ट्री है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, वो जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट सर्टिफिकेशन के लिए जो है प्रमोट करती है, पैसे देती है। इससे क्या होता है, आपका क्वालिटी इनहेंस कर जाता है, हमारा प्रोडक्टिविटी इनहेंस कर जाता है, एनर्जी एफिशिएंसी बढ़ जाता है, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी बढ़ जाता है। की फीचर क्या है आपका ZED सर्टिफिकेशन का, तो ये आपका ब्रॉन्ज, सिल्वर और गोल्ड, ब्रॉन्ज, सिल्वर और गोल्ड 3 लेवल पे होता है। जैसा जैसा आपका क्वालिटी है उस हिसाब से आपके प्रोडक्ट का सर्टिफिकेशन होता है। सारा इंडिया का जो भी एमएसएमई यूनिट है वो इसके अंदर कवर होती है। और क्या देता है भाई, ये तो आपका फाइनेंशियल असिस्टेंस देता है, सर्टिफिकेशन सब्सिडी देता है, हैंड होल्डिंग कर देता है और कंसल्टेंसी भी प्रोवाइड कर देता है। ये आपका लिंक दिया हुआ है, साइट दिया, गूगल पे लिखने से तो मैक्सिमम चीज़ ऐसे ही मिल जाती है। तो आपका जो ZED सर्टिफिकेशन है इसका 3 लेवल जो है वो क्या है, किस तरह से, तो वो जान लीजिए कि ब्रॉन्ज क्या है। ब्रॉन्ज लेवल में क्या होता है, बेसिक लेवल है आपका इन्वायरमेंटल कंप्लाइंसेस को अगर कोई एमएसएमई यूनिट पूरा कर लेती है
तो उसको ब्रॉन्ज सर्टिफिकेट मिल दिया जाता है। यहाँ पे आपका एंट्री टू फॉर्मल सिस्टम हो जाता है बेनिफिट। सिल्वर लेवल क्या है? सिल्वर लेवल में जो है ये इंटरमीडिएट लेवल है। यहाँ पे रिसोर्स का एफिशिएंसी और सेफ्टी पे ध्यान दिया जाता है। यहाँ पे आपका ऑपरेशनल इम्प्रूवमेंट हो जाता है। और सबसे ऊपर का जो आपका सर्टिफिकेशन है वो आपका गोल्ड सर्टिफिकेशन, ये एडवांस लेवल पे चला जाता है। यहाँ पे आपका सस्टेनेबिलिटी बढ़ जाता है और इनोवेशन आ जाता है, और ग्लोबल मार्केट में जो है वो आपका रिकॉग्निशन हो जाता है। सर्टिफिकेट लेने में कॉस्ट कितना लगता है आपको? तो ब्रॉन्ज लेवल का सर्टिफिकेट के लिए 8,000, सिल्वर के लिए 32,000 और आपका गोल्ड के लिए 72,000 है। ये अमाउंट भी आप याद रख सकते हैं, सिंपल सीधा क्वेश्चन में ये आ सकता है। एमएसएमई इनोवेशन के अंदर आपका आता है इंक्यूबेशन, आईपीआर और डिजाइन। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो भाई इनोवेशन करना है, एंटरप्रेन्योरशिप को इंक्यूबेशन करना है, अवेयरनेस फैलाना है, प्रोटेक्शन देना है उनके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का, डिजाइन थिंकिंग और प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट में जो है ग्लोबल कॉम्पिटिटिव बनाना है एमएसएमई यूनिट को। असिस्टेंस टू इंक्यूबेटर्स कितना मिलता है भाई? तो 10 लाख तक का पर आइडिया फॉर हैंड होल्डिंग एंड फैसिलिटीज के लिए मिल जाता है। और आपका असिस्टेंस टू इनोवेशन, यहाँ पे आपको 15 लाख तक पर आइडिया मिल जाता है फॉर प्रोटोटाइप डेवलपमेंट के लिए। इतना आइडिया सपोर्ट किया जा सकता है, तो मैक्सिमम जो है 10 आइडिया पर ईयर जो है इनक्यूबेटर्स के लिए वो सपोर्ट किया जा सकता है। अब यहाँ पे देखते हैं कि डिजाइन कंपोनेंट जो है उसमें आपका कितना सपोर्ट मिल जाता है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है 40 लाख तक का या 75% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट का डिजाइनिंग के लिए दे देता है। स्टूडेंट डिजाइन प्रोजेक्ट में जो है पर प्रोजेक्ट 2.5 लाख रुपए तक मिल जाता है। और डिजाइनिंग सेमिनार्स के लिए, वर्कशॉप के लिए जो है 1 लाख पर इवेंट आपको मिल जाता है। एलिजिबल कौन है? तो वही भाई आपका रजिस्ट्रेशन तो उद्यम का होना ही चाहिए। इंक्यूबेशन सेंटर्स जो हैं वो रिकॉग्नाइज होने चाहिए, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन होना चाहिए, या फिर आपका डिज़ाइन एजेंसीज होना चाहिए। इनोवेटर्स एसोसिएटेड हैं जो आपका एलिजिबल इनक्यूबेटर्स में, वो आपका एलिजिबल हो जा रहे हैं। अब आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के अंदर क्या मिलता है एमएसएमई इनोवेशन में? तो आपको गवर्नमेंट ग्रांट मिल जाता है 1 करोड़ तक का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के लिए। मैक्सिमम फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है वो एलिजिबल एप्लीकेंट्स को कितना मिल सकता है आईपीआर कंपोनेंट के तहत? तो अगर आपका फॉरेन पेटेंट है तो 5 लाख तक का, डोमेस्टिक पेटेंट है तो आपका 1 लाख तक का, जीआई रजिस्ट्रेशन है तो आपका 2 लाख तक का, आपका अगर डिजाइन रजिस्ट्रेशन है तो आपका 15,000 तक का, आपका ट्रेडमार्क के लिए जो है वो 10,000 तक का जो है वो मैक्सिमम फाइनेंशियल असिस्टेंस मिल जाता है। एमएसएमई कॉम्पिटिटिव लियन स्कीम क्या है? लियन स्कीम के अंदर क्या आता है? तो लियन स्कीम के अंदर आता है आपका कि एलिमिनेशन करता है ये वेस्ट को, वेस्ट जितना कम से कम एमएसएमई यूनिट फैलाए उस पर ये काम करता है। ऑप्टिमाइज कर देता है, ये रिसोर्सेज को ऑप्टिमाइजेशन कर देता है। और आपका प्रोजेक्ट का कॉस्ट जो है उसको रिड्यूस कर देता है, क्वालिटी इंप्रूव कर देता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ा देता है। यहाँ पे आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस कितना मिल जाता है? फाइनेंशियल असिस्टेंस देखिएगा आप तो इनिशियल फेज में जो है वो 90% मिल जाता है प्रोजेक्ट कॉस्ट का, और आपको एमएसएमई को बस 10% कंट्रीब्यूट करना होता है। वहीं पे आपका इंटरमीडिएट स्टेज में जो है वो 80% तक आपको गवर्नमेंट असिस्टेंस मिल जाता है और 20% एमएसएमई को कंट्रीब्यूट करना होता है। और एडवांस फेज में जो है आपका 60% तक जो है गवर्नमेंट असिस्टेंस मिलता है और आपका 40% तक जो है एमएसएमई को कंट्रीब्यूट करना होता है। इम्प्लीमेंट इसको कौन करता है? इम्प्लीमेंटिंग पार्टनर कौन है? तो आपका नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल एनपीसी, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया क्यूसीआई, ये सारा आपका जो है इम्प्लीमेंटिंग पार्टनर्स है। एलिजिबल कौन है? तो उद्यम रजिस्ट्रेशन तो होना ही चाहिए बिल्कुल, क्लस्टर होना चाहिए, ग्रुप फॉर्मेशन होना चाहिए, और 12 महीने के अंदर इसका कंप्लीट हो जाना चाहिए इम्प्लीमेंटेशन। अगर वुमेन एसटी/एससी हैं या फिर नॉर्थ ईस्ट रीजन का एमएसएमई यूनिट है तो उनको 10% जो है एडिशनल इंसेंटिव मिल जाता है। टूल रूम एंड टेक्निकल इंस्टीट्यूशन, ये क्या है आपका? तो इसका ऑब्जेक्टिव है आपका डिजाइन डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज ऑफ टूल, डाइज, मॉल्ड्स, ये सबको जो है आता है आपका टूल रूम एंड टेक्निकल इंस्टीट्यूशन में। ये क्या करता है भाई आपका? तो ये डिलीवर करता है हाई क्वालिटी टेक्निकल ट्रेनिंग देता है। किस चीज़ में देता है? तो आपका टूल डिज़ाइन में देता है, सीएनसी में देता है, रोबोटिक्स में देता है, मैकाट्रॉनिक्स में देता है, कैड में और सीएएम में, कैड में और सीएम में देता है। काम क्या है इसका?
तो भाई एमएसएमई यूनिट को सपोर्ट प्रोवाइड करना है किसमें, तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट में, प्रोटोटाइप बनाने में, टेस्टिंग करने में, और कंसल्टेंसी जो उसके लिए चाहिए होता है उसको। की फंक्शन यहाँ पे क्या है, तो आपका टूल प्रोडक्शन के लिए जो है ये मेन काम करता है। डिजाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, हाई प्रिसाइज टूल जो है एमएसएम यूनिट के लिए वो बनाता है। स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है वो देता है ये सारा चीज़ सीखने के लिए। टेक्निकल कंसल्टेंसी जो है वो प्रोवाइड करता है किस तरह से जो है आपका प्रोडक्ट का डिज़ाइन होगा, क्वालिटी होगा, उसमें इम्प्रूवमेंट कैसे होगा, प्रोसेस क्या होगा ऑप्टिमाइजेशन का, वो सब बताता है। टेस्टिंग भी करता है और कैलिब्रेशन में भी इसका हेल्प कर देता है। और एंटरप्रेन्योर को सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है, किसमें करता है, तो आपका मेंटरिंग कर देता है, इंक्यूबेशन कर देता है, और स्टार्टअप सपोर्ट भी प्रोवाइड कर देता है। यहाँ पे आपका टूल रूम जो इंडिया में है वो दिया हुआ है, भुवनेश्वर में है आपका, और बाकी जगह पे जो जो टूल रूम अवेलेबल है वो यहाँ पे आपका दिया हुआ है। पीएम विश्वकर्मा स्कीम क्या है, काफ़ी नया स्कीम है ये। आपका जो छोटे छोटे जो आर्टिशियन है, जो आपके घर के आसपास आपको पहले दिख जाते थे, उन अब नहीं दिखते हैं, अब बहुत कम दिखते हैं, तो उनको विश्वकर्मा बोला गया है, पीएम ने उनको विश्वकर्मा बोला है, और उसके डेवलपमेंट के लिए आपका पीएम विश्वकर्मा स्कीम आया है। ये क्या करता है, आपको आर्टिसियन और आपका क्राफ्ट पीपल जो है उसको स्केल अप करने के लिए जो है वो ये प्रोग्राम है। ऑब्जेक्टिव क्या है यहाँ पे, तो आपका रिकॉग्नाइज करना है आर्टिसियन और जो आपका क्राफ्ट पीपल है उनको एज अ विश्वकर्मा ये रिकॉग्नाइज कर रही है। और उनको जो है फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करेगी, स्किल ट्रेनिंग देगी, टूल किट देगी, मार्केट लिंकेज देगी। और उनका जो ट्रेडिशनल इंटरप्राइजेज है उसको बढ़ाने के लिए, सस्टेनेबल बढ़ाने के लिए, कॉम्पिटिटिव बिजनेस में लाने के लिए काम कर देगी। यहाँ पे 18 ट्रेडिशनल कैटेगरीज है, ये याद रखिएगा। 18 ट्रेडिशनल ट्रेड्स जो हैं वो इसके अंदर आता है। क्या क्या आता है आपका, तो कारपेंटर आता है, ब्लैक स्मिथ आता है, गोल्ड स्मिथ आता है, पॉटर वाला आता है, कॉबलर आता है, टेलर आता है, बास्केट मैट, ब्रूम मेकर जो है, वॉशरमैन जिनको बोलते हैं वो आता है, बार्बर आते हैं, गार्लैंड मेकर आते हैं, स्कल्पर आते हैं, स्टोन कर्वर आते हैं, डॉल और टॉय बनाने वाले आते हैं, लॉक स्मिथ आते हैं, हैमर और टूल किट बनाने वाले आते हैं, और मेसोन्स भी आते हैं। ये सब पहले आपको घर के आसपास दिखते थे, अब नहीं दिखते हैं। क्यों नहीं दिखते, क्योंकि इनको सही सपोर्ट नहीं प्रोवाइड किया गया। तो पीएम ने जो है उनको सही सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए पीएम विश्वकर्मा लॉन्च किया है। अब इसका की कंपोनेंट क्या है, तो उनको जो है आईडी कार्ड इशू कर दिया जाएगा। विश्वकर्मा सर्टिफिकेट के साथ जो है आईडी कार्ड इशू कर दिया जाएगा वेरिफिकेशन करने के बाद। और उनको जो है स्किल डेवलपमेंट के लिए जो है बेसिक और एडवांस ट्रेनिंग दिया जाएगा, जिसमें कि 500 रुपया पर डे उनको सीखने के लिए, सिर्फ सीखने के लिए दिया जाएगा। और फिर उनको टूल किट इंसेंटिव के अंदर जो है वो 15,000 रुपया दिया जाएगा उनको। मॉडर्न टूल खरीदने के लिए, परचेज करने के लिए 15,000 रुपया दिया जाएगा। क्रेडिट सपोर्ट जो है यहाँ पे, वो कोलेटरल फ्री लोन 3 लाख तक का मिल जाएगा। वो दो ट्रांच में मिलेगा, पहले 1 लाख तक का, फिर 2 लाख तक का। सब्सिडी यहाँ पे मिल जाएगा आपको, 5% का सब्सिडी भी मिल जाएगा। और डिजिटल एम्पावरमेंट किया जाएगा, डिजिटल सपोर्ट, यूपीआई सेटअप, ये सब फ्री में प्रोवाइड किया जाएगा। और मार्केट लिंकेज सपोर्ट जो है वो भी दिया जाएगा, ब्रांड डेवलपमेंट किया जाएगा, पैकेजिंग और इस सब पे ध्यान दिया जाएगा। लोन डिटेल क्या है, तो फर्स्ट ट्रांच में जो है आपका, फर्स्ट ट्रांच में 1 लाख दिया जाएगा 18 महीने के लिए, 5% यहाँ पे आपको सब्सिडी होगा। और सेकेंड लोन जो होगा वो आपका 2 लाख रुपए का होगा। ये आपको दिया जाएगा 30 महीने के लिए। और इसमें सब्सिडी जो है वो स्टार्ट होगा अगर आपका पहले वाला जो है उसको पूरा सही से टाइमली रिपे कर दिया गया है, तब इसमें सब्सिडी होगा। एलिजिबल कौन होंगे इसके अंदर, तो भाई सिंपल है, इंडिविजुअल आर्टिसन जो है, कारपेंटर्स जो हैं वो सारे इसमें एलिजिबल हो जाएंगे। 18 साल से ज़्यादा होना चाहिए, और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बेसिस पे जो है वो काम कर रहे हो, और किसी भी तरह का जो है लोन अवेल नहीं किया हो पीएमईजीपी, पीएम स्वनिधि और मुद्रा के अंदर रिसेंटली। और एक फैमिली से सिर्फ एक आदमी को ये लोन प्रोवाइड किया जाएगा, ये स्कीम प्रोवाइड किया जाएगा, ये सब्सिडी प्रोवाइड किया जाएगा। अब देखते हैं आपका स्पायर स्कीम। स्पायर स्कीम जो है इसका भी बहुत बार जो है सिर्फ फुल फॉर्म ही पूछ लिया गया है। तो स्पायर स्कीम में जो है आप अगर रूरल इंडस्ट्रीज, स्पायर स्कीम में अगर आप रूरल इंडस्ट्रीज ये याद रख लीजिएगा तो आपका इसका फुल फॉर्म भी बहुत इजीली याद हो जाएगा। इसका फुल फॉर्म है आपका स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ इनोवेशन, रूरल इंडस्ट्रीज
एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो इसका क्या काम है भाई? तो रूरल एरियाज में जो है वो प्रमोशन करेगी इनोवेशंस का एंटरप्रेन्योर्स के लिए। इसका फुल फॉर्म है अ स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ इनोवेशन, रूरल इंडस्ट्रीज एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ये क्या करता है? तो सिंपल सा है कि अपना लाइवलीहुड बिजनेस जो है उसमें इंक्यूबेटर्स देगा, गांव में बिजनेस कैसे बढ़ेगा, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कैसे बढ़ेगा, उस पर काम करेगा। माइक्रो एंटरप्राइजेस में ये काम करता है, रूरल एरिया में, एग्रो एरियाज में। यहाँ पे आपको वन टाइम ग्रांट मिल जाता है कैपिटल कॉस्ट के लिए। कितना मिल जाता है? तो 1 लाख पर इंक्यूबेटी मिल जाता है आपको, और आपका 1 करोड़ तक पर इंक्यूबेटर मिल जाता है आपको वन टाइम ग्रांट। एजेंसीज कौन कौन एलिजिबल हैं? एनएसआईसी, केवीआईसी, क्वायर बोर्ड, इंडस्ट्री एसोसिएशन, एनजीओज और आपका टेक्निकल इंस्टीट्यूशन जो है ये आपका एलिजिबल है। यहाँ पे दिया जाता है, पैसा दिया जाता है प्रमोशन के लिए इनोवेशन में। तो प्रमोशन ऑफ स्टूडेंट स्टार्टअप में जोड़ दिया जाता है जिससे कि उनका स्केल हो जाए, बिजनेस जो है वो स्केल हो जाए, बड़ा हो जाए। वो कैसे बड़ा करने के लिए काम करते हैं? तो भाई हैकाथॉन करते हैं, बूट कैंप करते हैं और आइडिया कंपटीशन करते हैं स्टूडेंट स्टार्टअप को बढ़ाने के लिए। और रूरल इनोवेशन में सपोर्ट करने के लिए क्या करते हैं? तो सीड फंडिंग करते हैं, मार्केट लिंकेज प्रोवाइड करते हैं और बिजनेस मॉडल जो है वो देते हैं। यहाँ पे आपका टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर्स जो होते हैं वो इनमें बहुत हेल्प करते हैं। वो कैसे हेल्प करते हैं? तो यहाँ पे वन टाइम ग्रांट जो है वो मिल जाता है आपको 1 करोड़ तक का पर टेक्निकल बिजनेस इंक्यूबेटर्स। और हैंड होल्डिंग जो है स्टार्टअप करने के लिए जो है यहाँ पे आपका बिजनेस मॉनिटरिंग, प्रोटोटाइप सपोर्ट और सीड फंडिंग जो है ये कर दिया जाता है। इसका की बेनिफिट क्या है कि यहाँ पे आपका मैक्सिमम 1 करोड़ तक का गवर्नमेंट एजेंसी जो है वो आपको मैक्सिमम 1 करोड़ तक का ग्रांट देती है, और 75 लाख तक का जो है प्राइवेट एजेंसी जो है वो आपको ग्रांट दे सकती है प्लांट और मशीनरीज के लिए। मैक्सिमम 1 करोड़ तक का गवर्नमेंट और प्राइवेट जो है वो आपका एक्सपेंडिचर करती है, ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर करती है सपोर्ट करने के लिए टुवर्ड मैन पावर कॉस्ट। अब आपका नेशनल एसटीएससी हब। नेशनल एसटीएससी हब में स्कीम में आपका इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? तो यहाँ पे आपको 25% सब्सिडी मिल जाता है प्लांट मशीनरीज के लिए। 100% तक सब्सिडी मिल जाता है आपका एयर फेयर के लिए। 100% तक सब्सिडी मिल जाता है आपका एयर फेयर के लिए। 100% सब्सिडी मिल जाता है आपको एनएसआईसी से रजिस्ट्रेशन के लिए, अगर आपका सिंगल पॉइंट रजिस्ट्रेशन स्कीम जो है उसके अंदर। नॉमिनल फीस 100 रुपये का इसमें लिया जाता है। 80% तक जो है आपका रिम्बर्समेंट मिल जाता है, और 1 लाख रुपया तक जो है वो आपको मिल जाता है। किसमें? तो आपका बैंक लोन में जो प्रोसेसिंग फीस लगा है उसका। यहाँ पे आपको रिम्बर्समेंट मिल जाता है 80% का या फिर 1 लाख तक का जो भी कम हो। किसमें? तो आपका अगर परफॉर्मेंस गारंटी इशू कर रहे हैं उसमें। अगर आप टेस्टिंग फी आपका कोई लग रहा है तो उसमें भी 80% या फिर 1 लाख रुपए तक का जो है वो रिम्बर्समेंट मिल जाता है। मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन फ़ी एक्सपोर्ट के लिए जो है उसमें भी आपका 80% जो है रिम्बर्समेंट मिल जाता है, या फिर 20,000 रुपया जो भी इसमें से कम होगा वो आपको रिम्बर्समेंट मिल जाता है। इसी तरह से आपको 25,000 तक जो है गवर्नमेंट प्रमोशन और ई कॉमर्स पोर्टल पे रिम्बर्समेंट मिल जाता है, और 90% या फिर जो है 1 लाख रुपया जो है उसका रिइंबर्समेंट मिल जाता है अगर आप टॉप 50 एनआरआईएफ रिलेटेड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन में शॉर्ट टर्म कोई ट्रेनिंग फी दे रहे हैं तो उसमें आपको मिल जाता है नेशनल एसटीएससी हब से। प्रोक्योरमेंट एंड मार्केट सपोर्टिंग स्कीम क्या है? तो यहाँ पे आपको कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए काम किया जाता है, मॉडर्न पैकेजिंग टेक्निक दिया जाता है, बार कोड एडोप्टेशन पे काम किया जाता है, ई कॉमर्स का जो प्लेटफॉर्म है वो प्रोवाइड किया जाता है, नेशनल वर्कशॉप और सेमिनार ऑर्गेनाइज किया जाता है। ये भी आपका डीसी एमएसएमई जो है उसके अंदर आता है। कन्वेंशनल और वर्चुअल जो है उस मीडियम से जो है वर्कशॉप और सेमिनार इसके अंदर किया जाता है मिनिस्ट्री के द्वारा। एमएसएमई का जो स्कीम है वो मैंने सब कुछ डिटेल में बता दिया है, डिटेल में जानने का उतना जरूरत भी नहीं था। आपको जितना सही लगे, जितना कम से कम में आप ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब कर पाइए उसको जानिए। हाँ, चीज़ों को जानिए क्योंकि जानने से ज़्यादा चीज़ याद रहता है। जो जितना डिटेल में मैं जा सकता था चला गया। सीजीटीएमएससी की साइट नहीं चलती है तो उससे जो इन्फॉर्मेशन बाहर निकालना था वो काफ़ी टफ था मेरे लिए। मे बी फ्यूचर में ये साइट बहुत सही से चले तो और भी जो है आपको जानकारी मिल सकता है, मुझे भी जानकारी इसके लिए मिल सकता है।